नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर वायरल खबरों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए औरैया प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों को बाढ़ से निपटने की तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने संभावित प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित कर वहां पेयजल, भोजन, शौचालय और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को एंटी स्नेक वेमन समेत अभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रखने, जबकि पशुपालन विभाग को पशुओं के टीकाकरण और चारा भूसे की व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नावों और प्रशिक्षित गोताखोरों की उद्यतन सूची तैयार करने और जरूरत पड़ने पर टेंट लगाकर राहत शिविर स्थापित करने की तैयारी रखने को भी कहा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाढ़ से जुड़ी तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सरकार को अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति में जुटी हुई है। छात्रों के मुद्दों से लेकर अयोध्या मंदिर में चंदा गड़बड़ी के आरोप तक सपा इन सभी विषयों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बना रही है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों के जरिए भी सरकार पर निशाना साधा गया। वहीं संसद में भी अयोध्या मंदिर से जुड़े चंदा मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और विरोध दर्ज कराया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बन सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इसे जमीनी स्तर पर जनता के बीच प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में उठाने की तैयारी कर रही है। देखिए, इसको लेकर ग्राउंड से रुख किया है हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। बात करी जाए अयोध्या मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी का मामला चल रहा है, उसको विपक्षी पार्टी लगातार आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है और कहीं से भी इस मामले को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। संसद में भी लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। आपको पहले हम होर्डिंग दिखा दें कि उसमें क्या लिखा है। होर्डिंग में आपको बता दें, बाकायदा अखिलेश यादव और डिंपल यादव की फोटो लगाई गई, जो बरसात में छाता लिए हुए हैं। और होर्डिंग पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि महापाप की श्रेणी में आते हैं चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और गुप्तदान की चोरी। जो भगवान के नाम पर विश्वास की कमाई लूटते हैं, श्री राम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। बाकायदा अयोध्या राम मंदिर का बगल में पूरी फोटो लगाई गई है। और आपको बताते चलें, यह पोस्टर समाजवादी सेवक हल्लू राम सुंदर यादव पट्टी प्रतापगढ़ के हैं, उन्होंने लगाया है। पहली बात तो आपको बता दें, लगातार अयोध्या का चंदा चोरी का मामला चल रहा है, इस पे जांच चल रही है। 8 लोगों की फिलहाल इस पे गिरफ्तारी हुई है, जिनको फिलहाल जेल में भेजा गया और 10 तारीख का रिमांड फिर मिली है। रिमांड कह ले या उनको जेल में डाला गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार अयोध्या का मामला जो उठ रहा है, उस पर कहां तक कार्रवाई पहुंचती है और विपक्षी पार्टियां कहां तक इसको लेके आगे चलती हैं। फिलहाल 2027 के चुनाव में चंदा चोरी का मामला एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन सुरेश के साथ तहलका इंडिया न्यूज के लिए। अगली खबर लखनऊ से, जहां धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। मौलाना जर्सिस के भगवान शिव और ब्रह्मा को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौलाना जर्सिस का पुतला फूंककर विरोध जताया और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे पहले भी मौलाना मुख्यमंत्री को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और अब हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ के हजरतगंज में प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मौलाना जर्सिस की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। गौ सेवा परिषद एवं भारतीय किसान मंच उस हरामजादे मौलाना जर्जिस, जिसने
हमारे आराध्य भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को अपशब्द बोला है। उस कुत्ते को, हरामी के पिल्ले के और सुअर की औलाद को पकड़ के घसीट के पुलिस लाए। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं और FIR दर्ज की जाए अजयगंज में और उसे किसी भी तरह से पकड़ करके उसे जेल भेजा जाए। अगली खबर आगरा से, जहां कमला नगर थाना पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 27 जुलाई की देर रात आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर उनके सोने के कंगन और नकदी लूट ली। घटना के दौरान महिला के हाथ में चोट भी आई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शाहरुख और मोनू को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से करीब 24 ग्राम पीली धातु के 8 टुकड़े और घटना से जुड़े 270 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में तीसरी आरोपी सलमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में आरोपियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। दिनांक 27 जुलाई 2026 को थाना कमला नगर के प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले रंजन गुप्ता के घर में चोरी हुई थी। इस सूचना पर थाना कमला नगर में मुकदमा अपराध संख्या 162/26 पंजीकृत कराया गया था। थाना कमला नगर पुलिस के द्वारा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के लगे CCTV कैमरों के फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम सलमान निवासी न्यू आगरा बताया। उससे चोरी के 700 रुपए बरामद हुए तथा उसने पूछताछ में ये बताया कि उसने एवं उसके 2 अन्य साथी शाहरुख एवं मोनू ने मिलकर के ये घटना कारित की है। अगली खबर फिर आगरा से, जहां ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए पश्चिमी गेट पर मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान लवारिस बैग में विस्फोटक होने की परिकल्पना पर सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल में CISF, उत्तर प्रदेश पुलिस, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, फायर सर्विस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक और निस्तारण दस्ता शामिल रहा। संदिग्ध बैग मिलने के बाद पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बैग की जांच और सुरक्षित निस्तारण का भी अभ्यास किया गया। CISF कमांडेंट ऋषि कौशिक के निर्देश में संपन्न इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां सावन माह के दौरान धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद परासर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर परिक्रमा मार्ग पर मीट मछली की दुकानों को बंद करने, शराब की दुकानों को ढकने और मंदिरों के आसपास विशेष साफ सफाई सुनिश्चित करने की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि ये मांगे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। भगवान परशुराम की जन्मस्थली को लेकर एक बार फिर से बड़ी मांग उठी है। भगवान परशुराम जन्मभूमि उन्यास और राष्ट्रीय स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक अश्वित पाठक ने सरकार से अपील की है कि परशुरामपुरी स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली को रामायण सर्किट में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी की पहचान पूरे विश्व में है, वैसे ही भगवान परशुराम की जन्मस्थली का भी वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने परशुरामपुरी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर सरकार का आभार जताते हुए कहा कि रामायण सर्किट भगवान परशुराम के बिना अधूरा है और उनकी जन्मस्थली को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा आशित पाठक ने। देखिए, मैं परशुरामपुरी निवासी हूँ, मेरा जन्म वहाँ का है और बचपन से भगवान परशुराम जी के प्रति हमारे मन में हमारे पारिवारिक संस्कारों की वजह से बहुत आस्था रही है। मेरा घर भी परशुरामपुरी से मंदिर से लगा हुआ है और ये आंदोलन स्वप्रेरणा से था। भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से ये आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि भगवान परशुराम की जन्मस्थली, हम चाहते थे कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जैसे भगवान राम की जन्मस्थली है, जैसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जैसे शिव की काशी है, वैसे ही इसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो और प्रत्येक सनातनी ये जाने कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहाँ पर है। और परशुरामपुरी भगवान की कृपा से जो सनातनी सरकार आई है, जिसने ये समझा कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को वो वैभव, वो संबद्धता मिलनी चाहिए, उन्होंने परशुरामपुरी नाम घोषित किया, पर्यटन स्थल घोषित किया। इसमें मैं सरकार के
का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ही दूंगा। साथ ही साथ माननीय सुरेश खन्ना जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सर्वप्रथम पर्यटन मंत्री महेश शर्मा को लाकर हमारी जो आंदोलन था, जो 20 सालों से लगातार आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का उन्होंने सबसे पहली परिणति रखी, जिसकी वजह से पर्यटन स्थल घोषित हुआ। और बाद में माननीय जितिन प्रसाद, जो हमारी मांग थी कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली का नाम परशुरामपुरी किया जाए, तो माननीय जितिन प्रसाद ने भी उसमें आगे उस काम को बढ़ाया। लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा चाहता हूं कि ये मांग जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, परशुरामपुरी घोषित हो गया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सरकार का। लेकिन अब इस जन्मस्थली को रामायण सर्किट में जोड़ा जाए। रामायण सर्किट में, चूँकि सरकार ने एक रामायण सर्किट योजना बनाई है, जिसमें अयोध्या से लेकर कृष्ण की मथुरा तक और कर्नाटक में हम्पी और रामेश्वरम तक ये 15 स्थान जोड़े हैं, जो कि भगवान राम से संबंधित है, रामायण से संबंधित है। तो भगवान परशुराम भी रामायण के एक मुख्य पात्रों में से एक हैं। तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से, निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि वो भी भगवान परशुराम की जन्मस्थली को रामायण सर्किट में जोड़ें, जिससे कि इस जन्मस्थली का वैभव भी विश्वव्यापी बने। और जो रामायण सर्किट है वो बिना भगवान परशुराम के पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भगवान परशुराम ने अपना धनुष ना दिया होता भगवान राम को, तो शायद रावण का सर्वनाश ना होता। तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली को रामायण सर्किट में जोड़ा जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और जो आंदोलन हम लोगों ने किया है, परशुरामपुरी वासियों ने किया है, जो अनन्य युवाओं ने किया, जिन्होंने शायद 15-16 साल की उम्र से लेकर आज वो युवा अवस्था को क्रॉस करते हुए प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए हैं, उन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा वास्तविक संघर्ष तभी सफल होगा जब इसको पूर्ण वैभव मिलेगा, रामायण सर्किट में अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह जोड़ा जाएगा। तो ये थी आज की वो खबरें जो दिन भर प्रदेश में तहलका मचाई रखी। देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।